13 जुलाई की सुबह से पहले के 24 घंटे कुख्याति के लिए याद किए जाएंगे। यूक्रेन के लिए यह युद्ध की सबसे बड़ी रात थी, जब ड्रोन के झुंड से रूस को घेरते हुए रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह यूक्रेन के लिए एक अविश्वसनीय रात थी। 700 से अधिक रूसी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन के ड्रोन ने फिर दिखाया कि रूस की वायु रक्षा प्रणाली फेल हो रही है। रूस ने पहले कभी 24 घंटे में इतना नुकसान नहीं उठाया और किसी तरह पुतिन के लिए हालात और भी खराब हो जाते हैं। यह कोई चरम बिंदु नहीं था, बल्कि यूक्रेन का संदेश था कि जैसे जैसे महीने बीतेंगे उसके हमले और भी ताकतवर और असरदार होते जाएंगे। मुख्य आंकड़ों से शुरू करें। यूनाइटेड 24 मीडिया रिपोर्ट करता है, यूक्रेन की मानव रहित प्रणाली बल या SBS ने 13 जुलाई की सुबह तक के 24 घंटों में 1725 रूसी ठिकानों पर हमला किया। इनमें से अधिकतर ठिकानों पर रात भर के विनाशकारी हमले हुए। ये जानकारी यूक्रेन की मानव रहित प्रणाली बल के कमांडर रॉबर्ट ब्रॉवडी ने टेलीग्राम पोस्ट में दी, जिसमें कुछ मुख्य बिंदु शामिल हैं। रिकॉर्ड तोड़ हमलों की संख्या के अलावा SBS ने 24 घंटों में 418 रूसी सैनिकों को हताहत किया। 13 जुलाई ने उस महीने की बढ़त को और मजबूत किया, जब SBS यूक्रेन की सबसे प्रभावी सैन्य इकाइयों में शामिल हुई। अब तक जुलाई में SBS ड्रोन के कारण 4181 रूसी सैनिक हताहत हुए हैं। इसी समूह ने 13 दिनों में 19,759 रूसी ठिकानों पर भी हमला किया है, जिससे हमें रोजाना औसतन लगभग 1,520 का आंकड़ा मिलता है। अगर हम 13 जुलाई को यूक्रेन द्वारा मारे गए 1,725 ठिकानों को हटा दें, तो यह औसत घटकर 1,502 रह जाता है। ये दिखाता है कि 13 जुलाई को SBS का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कितना खास था। औसत से 200 से ज्यादा ठिकाने, जिससे रूस को समझ आ गया कि उसे डरना चाहिए। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर रफ्तार कम नहीं कर रहे, वे हमलों को तेज कर रहे हैं और रूस कुछ नहीं कर सकता। हम ये नहीं कहेंगे कि हम 12 और 13 जुलाई को यूक्रेन द्वारा किए गए 1,725 सभी लक्ष्यों का पूरा विवरण दे सकते हैं। अगर हम कोशिश करें तो वीडियो कई दिनों का हो जाएगा। वैसे भी ब्रोडी ने सिर्फ संख्या बताई है। हम मान सकते हैं कि रूस के पीछे के इलाकों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया। यूक्रेन का रसदबंदी अभियान रूसी ईंधन और सप्लाई ट्रकों को तेजी से तबाह कर रहा है। साथ ही कमांड पोस्ट, वायु रक्षा और मोर्चे के पीछे सैनिक जमावड़ों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हम आपको रात की मुख्य झलकियां दिखाएंगे। ये मुख्य झलकियां यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU द्वारा किए गए हमलों से है, जो SBS के साथ मिलकर कब्जे वाले क्षेत्रों में उच्च महत्व वाले लक्ष्यों को खत्म करती है। यूनाइटेड 24 मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन ने रिकॉर्ड तोड़ 24 घंटों के दौरान रूसी प्रोजेक्ट 12,150 मंगुस्त गश्ती नौकाओं की एक जोड़ी नष्ट कर दी। ये गश्ती नौकाएं रूस के काला सागर बेड़े की सबसे प्रभावशाली युद्धपोत नहीं है, क्योंकि अधिकतर मजबूत युद्धपोत या तो नष्ट हो चुके हैं या यूक्रेन के ड्रोन से बचने के लिए छिपे हैं। रूसी शिप्स का कहना है कि ये गश्ती जहाज रूस की तटीय रक्षा के लिए है और इनमें 12.7 या 14.5 मिमी की बंदूकें लगी होती है, जो ड्रोन गिराने या बिना चालक दल वाले जहाजों पर हमला करने में सक्षम है। ये यूक्रेन द्वारा काला सागर बेड़े को धीरे धीरे कमजोर करने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जो युद्ध में पहले ही लगभग अप्रभावी हो चुका है। गश्ती नौकाओं के साथ SBU और SBS ने रूस द्वारा कब्जे वाले क्रीमिया तक आपूर्ति और उपकरण ले जाने वाली कई फेरी बोट्स को भी निशाना बनाया। केर्च जलडमरू मध्य में मारिया और येसिक यूक्रेन के ड्रोन हमलों में डूबी। यूक्रेन ने पोर्ट काउकाज में पनागिया और लेवरेंटी फेरी बोट्स पर हमला किया, जब वे शायद किनारे पर खड़ी थी और लोडिंग का इंतजार कर रही थी। फेरी शब्द के इस्तेमाल से धोखा मत खाइए। भले ही इससे नागरिक जहाज़ों का आभास होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है। रूस ने काला सागर और अज़ोव सागर में लॉजिस्टिक्स जारी रखने के लिए मिले सभी जहाज जब्त कर लिए हैं। यूक्रेन के इन जहाज़ों पर हमले से रूस के जल आधारित रसद नेटवर्क को पंगु बना देता है और पिछले एक हफ्ते या उससे ज्यादा समय में ऐसा लगता है कि यह यूक्रेन के लिए एक प्राथमिकता बन गया है। 13 जुलाई को यूक्रेन ने
अजोवो सागर में अभियान जारी रखा और दहशत फैलाई। 13 जुलाई तक के 8 दिनों में यूक्रेन ने उस सागर में रूस के शैडो फ्लीट के 105 जहाजों पर हमला किया है। ये वही शैडो फ्लीट के जहाज हैं जिन्हें रूस आपूर्ति ले जाने में उपयोग करता है। स्रोत ने बताया कि 13 जुलाई को यूक्रेन के ड्रोन ने 7 फ्यूल टैंकर, कुछ मालवाहक जहाज, एक फेरी और टगबोट सहित कुल 15 जहाजों पर हमला किया। यह अभियान रूस के कब्जे वाले क्रीमिया को जिंदा रखने के लिए रूस जिन अजोव सागर, केर्च, जलडमरू मध्य और अन्य जलमार्गों का इस्तेमाल करता है, उन्हें पूरी तरह अनुपयोगी बनाने के लिए चलाया जा रहा है। और ये काम कर रहा है। यूक्रेन अजोव सागर पर इतने ड्रोन बरसा रहा है कि हर 112 मिनट में एक जहाज पर हमला हो रहा है, ब्रावरी कहते हैं। रूस को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि रूस अभी भी अजोव सागर का इस्तेमाल लॉजिस्टिक उद्देश्यों के लिए करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि इस बात से साबित होता है कि जहाज डूब रहे हैं, लेकिन उसे डॉन नदी को अजोव सागर से जोड़ने वाले डोनाजो चैनल को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह बंदी 10 जुलाई शाम से शुरू हुई और रूस के लिए बुरा सपना है। इसका मतलब है कि रूस जो अनाज दूसरे देशों को निर्यात करता है, उसे ले जाने वाले जहाज अब नहीं चल सकते। और इसका यह भी मतलब है कि क्रीमिया के पास का केर्च जलडमरू मध्य भी बंद कर दिया गया है। वह जलडमरू मध्य अजोव सागर को काला सागर से जोड़ता है, इसलिए अजोव सागर में यूक्रेन के ड्रोन हमलों को काला सागर को अलग थलग करने के एक और तरीके के रूप में भी देखा जा सकता है। रूस ने अब तक अपने लगाए प्रतिबंध नहीं हटाए हैं। 13 जुलाई को रॉयटर्स ने बताया कि प्रतिबंध अब भी लागू है। यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। 13 जुलाई को 15 और जहाज डूबने का मतलब है कि प्रतिबंधों को फिर बढ़ाना पड़ेगा। 14 जुलाई के बाद हमें अजोव सागर में टैंकरों और सप्लाई जहाज़ों पर हमलों की और खबरें मिल सकती हैं। हम यूक्रेन की रिकॉर्ड तोड़ रात की एक और खास बात बताते हैं। यूक्रेन के ड्रोन ने 3 स्थिर रडार प्रणालियों पर भी हमला किया, जिनका इस्तेमाल रूस समुद्री और हवाई ड्रोन दोनों का पता लगाने के लिए करता है। इस खास हमले के महत्व को कम मत आंकिए। रडार सिस्टम बहुत जटिल होते हैं और बदलना मुश्किल है, खासकर जब रूस यूक्रेन के साझेदारों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। रूस के पास अच्छी रडार इंडस्ट्री बनाने के लिए जरूरी संसाधनों की कमी है। ग्लोबल डिफेंस कॉर्प्स ने कहा, रूस के पास उन्नत रडार के लिए जरूरी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। उसके पास इतना जनबल, अनुभव, विशेषज्ञता या प्रतिभा नहीं है कि वह पुराने रडारों से बेहतर रडार बना सके। जब यूक्रेन रडार सिस्टम नष्ट करता है, रूसी उद्योग पर दबाव बढ़ता है, जो उन्हें बदलने में संघर्ष कर रहा है। साथ ही यूक्रेन नए रास्ते खोलता है। 13 जुलाई को अजोव सागर के पास नष्ट हुए 3 रडार कल आने वाले यूक्रेनी ड्रोन का पता नहीं लगा पाएंगे। हमें नहीं पता यूक्रेन के ड्रोन ने कौन से खास सिस्टम नष्ट किए, लेकिन इससे लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता और रडार गिरने से भविष्य में हमलों के और मौके बनते हैं। यूक्रेन इस विडंबना का आनंद ले सकता है कि जिन हथियारों को पकड़ने के लिए रडार बने, उन्हीं हथियारों ने इन रडारों को बेकार कर दिया। हम अभी हाईलाइट रील के बीच में ही हैं। हमारे पास कवर करने के लिए कुछ और यूक्रेनी टारगेट्स हैं और हम ये भी समझाएंगे कि यूक्रेन के बढ़ते हवाई अभियान का रूस के साथ उसकी जंग के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। इससे पहले आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर जानकारी मिल रही है तो चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। हम हर हफ्ते विस्तार से समझाते हैं। आगे 24 घंटे की इस तबाही के दौरान यूक्रेन के निशाने पर सिर्फ रडार से बड़ा लक्ष्य था। वो लक्ष्य था बखमुत एयरबेस। कब्जे वाले क्रीमिया में स्थित केर्च से लगभग 14 किलोमीटर दूर ये बेस 1996 में कथित तौर पर छोड़ दिया गया था। अब यह बेस परित्यक्त नहीं है। रूस इसका मूल उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर रहा, लेकिन बखमुत में अभी भी हैंगर है जिनमें रूस ने खास उपकरण और सैन्य वाहन रखे थे। इससे ये यूक्रेन के लॉजिस्टिकल लॉकडाउन अभियान के लिए एक निशाना बन जाता है और 13 जुलाई को यूक्रेन ने हमला किया। हमले की सफलता का पता नहीं चला है। यूक्रेन ने सिर्फ बेस पर हमले की पुष्टि की है, अन्य जानकारी नहीं दी।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है कि 13 जुलाई को बाखमुत ही एकमात्र सैन्य अड्डा नहीं था जो यूक्रेन के निशाने पर आया। मॉस्को टाइम्स के अनुसार रूस की FSB का दावा है कि उसने शागोल और उक्राइन का एयरबेस पर यूक्रेनी हमलों को नाकाम कर दिया, जो क्रमशः चेल्याबिंस्क और अल्मायरा क्षेत्रों में है, उसी रात जब बाखमुत बेस को निशाना बनाया गया था। इस बार ड्रोन नहीं थे। FSB ने अपराधियों की गिरफ्तारी बताई, जिससे तोड़फोड़ की कार्रवाई का संकेत मिला। हम कह सकते हैं कि रूस के लिए यह युद्ध की सबसे बुरी रातों में एक छोटी जीत है। मानता हूं यह बड़ी जीत नहीं, लेकिन अगर रूस के अंदर स्थित ठिकानों पर तोड़फोड़ सफल होती और यूक्रेन के ड्रोन 1700 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर रहे होते तो यह रूस के लिए काफी शर्मनाक होता। यूक्रेन शायद फिर कोशिश करेगा। रूस की बाकी हर चीज की तरह वे ठिकाने भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब यूक्रेन की सफलताओं की बात करें तो बखमुत हमले की जानकारी का इंतजार है, लेकिन यूक्रेन ने पोर्ट काउकाज इलाके में भी सफल हमले किए हैं। पहले जिन 2 फेरी का जिक्र किया था वे भी शामिल थीं। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों ने बंदरगाह के तेल ट्रांसशिपमेंट कॉम्प्लेक्स में पेट्रोलियम टैंकों की तिकड़ी और रूस द्वारा काउकाज माल स्टेशन तक ईंधन ले जाने वाली ट्रेन को नष्ट किया। अब तो ऐसा लगता है कि हम ये हर दिन कह रहे हैं, ये और भी ज्यादा ईंधन है जिसे तबाह कर दिया गया है, क्योंकि यूक्रेन अपना अभियान जारी रखे हुए है ताकि क्रीमिया को अलग थलग किया जा सके। पोर्ट काउकाज पर एक और सफल हमला क्रीमिया के कब्जाधारियों को संदेश देता है कि अब पुतिन उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते। यूक्रेन अब इस बंदरगाह पर आसानी से हमला कर सकता है, जो अब तक की सबसे बड़ी रात की स्ट्राइक का हिस्सा है, और ऐसे हमले उसके लिए आसान लगने लगे हैं। हम कहते हैं कि यूक्रेन ने पोर्ट काउकाज पर फिर हमला किया है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले भी कर्च ब्रिज के दोनों ओर हुए यूक्रेनी हमले में ये बंदरगाह भी शामिल था, जो उसी संदेश का हिस्सा था। यूक्रेन ने बंदरगाह नष्ट किया। 21 जून को यूक्रेनी ड्रोन हमले ने बंदरगाह की ईंधन भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाया, जिससे इतनी बड़ी आग लगी कि वह सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी। उस आग ने रूस के इस्तेमाल वाले बंदरगाह को बंद कर दिया, जिससे क्रीमिया में गोला बारूद, हथियार और ईंधन जाते थे। यूक्रेन को उम्मीद है 13 जुलाई के हमले से भी ऐसा ही होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे पास आपके लिए एक और मुख्य आकर्षण है। अब तक जिन हमलों को हमने कवर किया है उनमें से अधिकांश कब्जे वाले क्षेत्रों या क्रीमिया के आसपास के पानी में हुए हैं, लेकिन यूक्रेन ने रूस के स्तावरोपोल क्राय की व्याजनिकी सुविधा के लिए भी एक खास तोहफा तैयार किया। यूक्रेन से लगभग 600 किलोमीटर दूर व्याजनिकी में एक तेल डिपो है, जिसमें भंडारण टैंकों का बड़ा परिसर मौजूद है। यह सुविधा तेल और ईंधन को संग्रहित करती है, जो अंत में क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन के रूसी कब्जाधारी बलों तक पहुंचता है। इसे एक नेटवर्क का हिस्सा मानिए, जिसे रूसी संयंत्रों से तेल और ईंधन को वहां पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मॉस्को के मेयर सर्गे सोब्यानिन के अनुसार यूक्रेन का डिपो पर हमला 12 जुलाई की रात शुरू हुआ लगता है, और जाहिर है रूस का दावा है कि उसने इस हमले को नाकाम कर दिया। सोब्यानिन ने दावा किया कि 13 जुलाई को 03:19 बजे तक 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि जब वह दावा कर रहे थे कि रूसी वायु रक्षा इस समस्या को संभाल रही है, उसी समय उस सुविधा में इतनी भीषण आग क्यों लगी हुई थी। कोई सच्चाई को छुपा रहा है। जल्द ही ड्रोन के मलबे का बहाना देकर रूस की वायु रक्षा की सफलता बताई जाएगी, जबकि यूक्रेन का निशाना जल रहा होगा। यूक्रेन पर असर नहीं पड़ेगा। व्याजनिकी डिपो पर हमला उस रात की शुरुआत थी जब रूसी कब्जाधारियों पर पहले कभी न देखा गया कहर बरपा, और चोट पर नमक छिड़कने के लिए वह डिपो मॉस्को के बहुत करीब है। यूक्रेन ने फिर याद दिलाया कि उसके ड्रोन राजधानी तक पहुंच सकते हैं अगर पुतिन भूल गए हों। ये हमें फिर से वीडियो की शुरुआती हेडलाइन पर ले जाता है। यूक्रेन ने 24 घंटों में 1725 रूसी ठिकानों पर हमला किया। ये संख्या लगभग अविश्वसनीय लगती है, खासकर जब इसकी तुलना कुछ ही महीने पहले यूक्रेन द्वारा अपनी लंबी दूरी की अभियान में हासिल की गई उपलब्धियों से की जाती है। जैसे जैसे अभियान बढ़ता है, रूस गंभीर मुसीबत में पड़ रहा है। ये है इसकी वजह। हम इसमें जो देख रहे हैं वो यूक्रेन के लंबी दूरी के अभियान के दायरे और पैमाने में विस्तार है। SBU खुद कहता है, एक ही रात में
कई दूरस्थ स्थानों पर दर्जनों लक्ष्यों का विनाश दिखाता है कि एसबीयू अपने दूरगामी विशेष अभियानों का विस्तार कर रहा है। इस वीडियो में जिन हमलों की हमने चर्चा की है उनके संदर्भ में रूस की सैन्य और तेल अवसंरचना के अहम हिस्से जलते रहेंगे। एसबीयू झूठ नहीं बोल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन के गहरे हमलों का अभियान इतना बढ़ गया है कि रूस अब इसे संभाल नहीं पा रहा। यूक्रेन के रिकॉर्ड 24 घंटों से पहले यूनाइटेड 24 मीडिया ने एक दिलचस्प रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें दिखाया गया कि यूक्रेन का लंबी दूरी का अभियान कितना बड़ा है। इस मीडिया आउटलेट का कहना है कि 2026 के पहले 6 महीनों में यूक्रेन ने रूस के अंदर 697 ठिकानों पर हमला किया, जिससे क्रेमलिन को अनुमानित 6.1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ये आंकड़ा रूस के अंदर मौजूद ठिकानों जैसे तेल रिफाइनरियों तक सीमित है, जिन्हें यूक्रेन साल भर ड्रोन से तबाह करता आ रहा है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के प्रधान सेनापति ओलेक्जेंडर सिरस्की ने कहा कि यूक्रेन के मिडिल स्ट्राइक अभियान को भी शामिल करें तो दुश्मन के 7028 और ठिकाने जुड़ जाते हैं। ये आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि ये हमें यह भी बताते हैं कि यूक्रेन की 1725 हमलों वाली रात में ज्यादातर निशाने मोर्चे पर ही रहे होंगे। मिड और लॉन्ग रेंज टारगेट्स मुख्य आकर्षण थे, लेकिन रूस ने साथ में कई उपकरण और सैनिक भी गंवाए। सिरस्की के मुताबिक आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन अब मिड और लॉन्ग रेंज में जिसे चाहे आसानी से निशाना बना सकता है। रूस यूक्रेनी ड्रोन को उनके लक्ष्यों को तबाह करने से रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर ये काफी नहीं था तो यूक्रेन लंबी दूरी की मुहिम भी मजबूत कर रहा है। यूक्रेन की रिकॉर्ड रात से कुछ दिन पहले राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने लंबी दूरी प्रहार कमान के गठन की घोषणा की थी। राष्ट्रपति के आदेश से आधिकारिक बनाया गया यह कमांड यूक्रेन के लंबी दूरी के संसाधनों को औपचारिक रूप देगा और केंद्रीकृत करेगा, जिससे रूस और कब्जे वाले इलाकों में पहले से कहर बरपा रहे इस अभियान को और अधिक घातक, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाया जाएगा। पुतिन हैरान होकर सिर हिला रहे होंगे। यूक्रेन बिना कमांड स्ट्रक्चर के तबाही मचा रहा है, इसलिए वह सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता है कि नई व्यवस्था लागू होने पर आगे क्या आने वाला है। यह यूक्रेन की रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पुतिन की जंग को समर्थन देने वाली चीजों को बाधित करना है। यह विचार बहुत सरल और युद्ध जितना पुराना है। रूस की ताकत के स्रोतों को, चाहे वो रूस के अंदर हो या कब्जे वाले इलाकों में, खत्म कर दो ताकि मोर्चे पर मौजूद सैनिक कमजोर हो जाए और रूस पर भारी कीमत लाद दी जाए। हवाई प्रभुत्व स्थापित करने के पारंपरिक तरीके से यूक्रेन का तरीका अलग है। यूक्रेन के पास एक ठीक ठाक वायुसेना है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है कि पूरे यूक्रेन के क्षेत्र को कवर कर सके। रूस में जाकर लक्ष्यों को तबाह करने की तो बात ही छोड़ दो। इसके बजाय यूक्रेन ड्रोन और अपनी कम लागत वाली क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि रूसी युद्ध मशीन को अंदर से तोड़ा जा सके। अब पारंपरिक रूप से हवाई वर्चस्व जरूरी नहीं है, बल्कि यूक्रेन हर महीने हजारों ड्रोन पूरे युद्ध क्षेत्र और उससे भी आगे भेज सकता है ताकि रूस की आगे बढ़ने की कोशिशों को रोका जा सके, तेल और ईंधन को नष्ट किया जा सके और उन लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सके जिन्हें रूस अपनी पहुंच से बाहर समझता था। ये यूक्रेन की शानदार असममित रणनीति है जो युद्ध जारी रहने के साथ और बेहतर होगी। रूस कई तरह से प्रभावित हो रहा है, सबसे ज्यादा बढ़ते ईंधन संकट से, जिसने पूरे देश को घेर लिया है। आपने देखा होगा कि 12 और 13 जुलाई को यूक्रेन के निशानों में ईंधन और तेल के टैंक तथा भंडारण सुविधाएं भी शामिल थीं। ऐसा कई महीनों से हो रहा है। यूक्रेन की रणनीति के कारण रूस का घरेलू पेट्रोल उत्पादन इतना गिर गया है कि वह देश की मौसमी मांग का केवल 65% ही पूरा कर पा रहा है। रूस को रोज 45,000 मीट्रिक टन ईंधन की कमी हो रही है, जिससे उसे अपनी जरूरत के लिए बाहर से ईंधन मंगवाना पड़ता है। 14 जुलाई की एक रिपोर्ट में यूनाइटेड 24 मीडिया ने यह भी खुलासा किया कि रूस में ईंधन की कमी इतनी व्यापक है कि इससे उन ईंधन टेंडरों को रद्द करना पड़ रहा है जो रूस की आपातकालीन सेवाओं के लिए ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले थे। यूक्रेन जो अब कर रहा है वह रूस की कभी सबसे बड़ी ताकत रही चीज को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में उजागर कर रहा है। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में है, उसके पास ईंधन खत्म नहीं होना चाहिए। रूस की केंद्रीकृत राजनीति, जहां सभी फैसले एक व्यक्ति पर निर्भर है जो यूक्रेन के प्रति
अपने जुनून से आगे नहीं बढ़ पा रहा, रूस को तेज प्रतिक्रिया देने में असमर्थ बना रही है। रूस जूझता रहता है, पुतिन के फैसलों की प्रतीक्षा करता है, जबकि यूक्रेन के ड्रोन उड़ते हैं। आम रूसी नागरिक के लिए कोई समन्वित संकट प्रतिक्रिया नहीं है। सिर्फ उम्मीद है कि यूक्रेन ढील देगा और रूस खुद संभलेगा। इतनी जल्दी पीछे हटना संभव नहीं है। हमारे सामने ये बात एक रिकॉर्ड तोड़ हमलों की रात ने साबित कर दी है। लेकिन रूस ये भी जानता है कि आगे उसे ऐसे और बहुत कुछ झेलना है। 13 जुलाई को यूक्रेन ने जो किया वह जून के अंत में घोषित 40 दिन के ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसके बारे में यूक्रेन कहता है कि उसे पुतिन पर अपना युद्ध खत्म करने का दबाव डालने के लिए तैयार किया गया है। हम अभी उस ऑपरेशन के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे हैं, जिसे ज़ेलेंस्की यूक्रेन के मध्यम और लंबी दूरी वाले प्रतिबंधों पर आधारित बताते हैं। क्या रूस कुछ हफ्ते और ये स्थिति झेल सकता है? अगर 40 दिन का ऑपरेशन ज़ेलेंस्की की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो क्या रूस यूक्रेन की अगली रणनीति झेल सकेगा? इन सवालों का जवाब अब धीरे धीरे नहीं होता दिख रहा है। रूस ने कभी भी एक ही दिन में इतना कुछ नहीं खोया था। अगर कुछ दिनों या हफ्तों बाद यूक्रेन काइनेटिक सैंक्शनों का एक और ऐसा झुंड छोड़ता है जो अभी अभी देखे गए झुंड से भी बड़ा हो, और हम फिर वही बात कहें, तो हमें हैरानी नहीं होगी। फिलहाल यूक्रेन 2026 की गिनती में लगातार इजाफा करता रहेगा, और ये हैरानी की बात है कि रूस अब तक इस साल को पार कर पाया है। जून के अंत में यूक्रेन ने 2026 की स्ट्राइक स्टॉर्म का पैमाना उजागर किया, जिससे रूस के ऊपर सूरज ढक गया। नई उपलब्धियां हासिल हुई हैं, रूसी रक्षा पस्त हो चुकी है, और आप हमारे वीडियो से सब कुछ जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि आप रूस के खिलाफ यूक्रेन की ताज़ा जीतों पर हमारी और कवरेज देख सके। देखने के लिए धन्यवाद।